मैं डॉक्टर गजेंद्र गुप्ता बीबीडी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा शाहपुरा से बोल रहा हूँ। आज का ये जो वीडियो लेक्चर है बीएससी पार्ट 3 के बच्चों के लिए है। और इस बीएससी पार्ट 3 के बच्चे जो कि मेरा पहले वीडियो लेक्चर देख रहे हैं उनको ये बता दूं, मैं आज अपन यूनिट 2 का एक टॉपिक लेके चल रहे हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन के नाम से जिसको कि अपन जानते हैं, और आपने 9, 10, 11, 12 में भी न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन दो वर्ड्स पढ़े होंगे, नाभिकीय विखंडन और सलियन। तो अपन आज इस वीडियो लेक्चर में नाभिकीय विखंडन के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, नाभिकीय विखंडन के बारे में मैं बताऊं तो सन 1939 में दो जो जर्मन वैज्ञानिक थे, ऑटो हॉर्न और स्टोर्ट्समैन, ने ये सबसे पहले ज्ञात किया था कि यदि जब यूरेनियम 92 जिसका परमाणु क्रमांक 92 है पे तीव्रगामी न्यूट्रॉनों की बौछार की जाती है तो उस बौछार करने से ये लगभग दो भागों में बढ़ जाता है। एक तो भाग बनता है इसका बेरियम जिसका Z=56 होता है, और दूसरा बनता है क्रिप्टॉन जिसका Z=36 होता है। तो और ये दोनों भाग अत्यधिक तीव्र गति से विपरीत दिशाओं में गमन करते हैं, और इस प्रक्रिया में न्यूट्रॉन और बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा हमको प्राप्त होती है। तो इस प्रोसेस को सन 1939 में जब देखा गया तो उसके बाद ये डिफाइन किया गया कि वह प्रक्रिया जिसमें एक बाहरी नाभिक दो लगभग बराबर नाभिकों में विखंडित होता है या खंडित होता है तथा विशाल मात्रा में एक ऊर्जा मुक्त होती है इसमें, इसे हम नाभिकीय विखंडन या न्यूक्लियर फिजन के नाम से जानते हैं। और ये जो ऊर्जा मिलती है इसकी गणना आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के अनुसार की जा सकती है, जिसका के मान अपन जानते हैं छात्रों, E=mc² के द्वारा बताया जाता है। यहाँ मैंने जैसा यहाँ चित्र 4.1 आप देख रहे हो, एक यूरेनियम का प्रतीकात्मक विखंडन चित्र है। यहाँ एक यूरेनियम 235, इस यूरेनियम 235 पे तापीय न्यूट्रॉन की बौछार की गई है। तापीय न्यूट्रॉन ऐसे न्यूट्रॉन होते हैं जिनकी एनर्जी बहुत कम होती है, या मंदगामी न्यूट्रॉन होते हैं जिनकी एनर्जी 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा बताई जाती है। तापीय न्यूट्रॉन की बौछार जब कर रहे हैं अपन, तो ये तापीय न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 में जाके उसको अनस्टेबल बना देता है, और यूरेनियम 235 टूट के दो नए नाभिक बेरियम और क्रिप्टॉन में बदल जाता है, और इस केस में अपने को न्यूट्रॉन्स मिलते हैं लगभग 3 के आसपास, और एनर्जी मिलती है। अगर इसके समीकरण देखें तो समीकरण 1 के द्वारा मैंने यह बताया है, और इस समीकरण 1 में देखो आप, यहाँ मैंने +Q भी लिखा है। Q प्राप्त होने वाली एनर्जी का मान है जो कि इस विखंडन में प्राप्त होती है अपने को। न्यूट्रॉनों की बौछार दो तरह से कर सकते हैं, एक होता है तापीय न्यूट्रॉन और एक कहलाता है तीव्रगामी न्यूट्रॉन। जैसे अगर यूरेनियम 238 अगर अपन लेते, ये 235 लिया है, अगर 238 लेते तो उसमें 1.1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक ऊर्जा के न्यूट्रॉनों की ज़रूरत पड़ती, जिनको हम तीव्रगामी न्यूट्रॉन के नाम से अपन जानते हैं। तो ये नाभिकीय ये प्रोसेस विखंडन बताया है। अब इस विखंडन प्रक्रिया के अंदर छात्रों, अगर अपन द्रव्यमान वितरण का देखें, ये विखंडन प्रक्रिया का जब अध्ययन किया गया तो बार बार जब अध्ययन किया गया तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बेरियम क्रिप्टॉन के जो नाभिक मिल रहे हैं वो अपने को, इनकी जो द्रव्यमान संख्या है 141 या 92 इसके अनुसार ही मिले। और इसमें ये देखा गया इस विखंडन प्रक्रिया में जो उत्पाद मिलते हैं वो 20 से अधिक अलग अलग तत्वों के 100 से अधिक समस्थानिक आइसोटोप्स अपने को प्राप्त होते हैं। इन सभी उत्पादों के लिए अगर अपन एक ग्राफ खींचें तो यहाँ चित्र 4.2 में यूरेनियम 235 में विखंडित होने के बाद जो भी विखंडन उपलब्धि होती है उसको यहाँ दिखाया गया है। और यहाँ देखो मैंने बताया है कि दो उच्चिष्ट मिल रहे हैं। एक उच्चिष्ट द्रव्यमान संख्या 95 के आसपास मिल रहा है, और जो दूसरा उच्चिष्ट है वो द्रव्यमान संख्या 140 के आसपास मिल रहा है।
तो कहने का मतलब है वक्र में द्रव्यमान संख्या ए इज इक्वल टू 95 और ए इज इक्वल टू 140 पे दो स्पष्ट ये जो उच्च प्राप्त होते हैं, ये विखंडन द्वारा प्राप्त सर्वाधिक संभावित उत्पादों को व्यक्त करते हैं। मतलब ये हुआ कि इस विखंडन प्रक्रिया में छात्रों अपने को ए इज इक्वल टू 95 और ए इज इक्वल टू 140 के द्रव्यमान संख्या वाले नाभिक अपने को ज़्यादा प्राप्त होते हैं। इस ऊर्जा वितरण से अपन ये भी कह सकते हैं कि अगर इन ऊर्जाओं का अनुपात निकाला जाए अपने E2/E1, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, तो E2 ये गति ऊर्जा के रूप में लिखा है कि दूसरा एक नाभिक है जिससे E2 ऊर्जा है, दूसरा E1 है। 1/2 m2v2² अपॉन 1/2 m1 v1²। ऊपर नीचे m1 m2 का मल्टीप्लाई कर दें, और चूंकि अपन ये मान के चल रहे हैं यहाँ जो नाभिक है वो समान रूप से उत्पन्न हो रहे हैं और समान वेग से विपरीत दिशाओं में, समान द्रव्यमान वाले नाभिक अगर विपरीत दिशाओं में गति कर रहे हैं तो उनके लिए P1 और P2 जो संवेग का मान है बराबर होगा। इस वजह से इनको कैंसिल किया जा सकता है ऊपर नीचे, और अपने पास जो एनर्जी का अनुपात है वो द्रव्यमानों के अनुपात से अपने को प्राप्त होगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया है यहाँ पे कि 68:99 के रूप में अपन मिलते हैं, प्राप्त होते हैं अपने को। अगर इसका ग्राफ खींचा जाए, वो ग्राफ ऊर्जा में और संख्या में ये दो ग्राफ अपने को मिल रहे हैं, जहाँ पीक 68 और 99 पे अपने को प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार जो ऊर्जा मुक्त हो रही है किसमें, इस परमाणु विखंडन की प्रक्रिया के अंदर, इस मुक्त होने वाली ऊर्जा को, जिसका को अपन निर्मुक्त ऊर्जा के रूप से अपन जानते हैं, इसका मान अगर निकालें तो इसका मान सीधा सीधा इस तरह से निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ एक वैल्यूज़ यहाँ बताई है आपको, जो कि समीकरण 1 को काम में लेते हुए उसी की, उसमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, उसमें जो नाभिक आ रहे हैं, उनके द्रव्यमानों को काम में लिया है। जिसमें यूरेनियम 235 पर अपन ने देखा था एक तापीय न्यूट्रॉन की बौछार कराई जाती है, तो बौछार से पहले जो टोटल द्रव्यमान है दोनों का निकाल के ऐड कर दिया अपन ने, और बौछार के बाद जब विखंडन हो जाता है तो उस केस में अपने को बेरियम मिलता है, अपने को क्रिप्टॉन मिलता है और अपने को 3 न्यूट्रॉन मिलते हैं। इनको अगर द्रव्यमान ऐड कर दिया जाए तो अपने पास जो नेट द्रव्यमान आ रहा है वो आ रहा है 235.8373 विखंडन के बाद, जबकि विखंडन के पहले जो द्रव्यमान आ रहा था वो था 236.0541 AMU। AMU मीन्स एटॉमिक मास यूनिट, ये आप जानते हो। तो मास डिफरेंस मतलब पहले मास ज़्यादा था, बाद में मास कम हो गया विखंडन के बाद। तो छात्रों ये मास कहाँ गया, तो आइंस्टीन के ऊर्जा समीकरण के अनुसार E=mc², ये मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और यही एनर्जी अपने को कैपिटल Q के रूप में मिलती है। इसको अपन कैलकुलेशन करें तो दोनों मास का डिफरेंस निकाला है, जिसको कि अपन द्रव्यमान क्षति भी कहते हैं। इस द्रव्यमान क्षति को अगर 931 से मल्टीप्लाई कर दें तो अपने को 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिलती है, जो कि मुक्त ऊर्जा या निर्मुक्त ऊर्जा के रूप में जानी जाती है। इसमें एक्चुअली में ये जो टोटल एनर्जी है इसकी अपन इस तरह से भी गणना कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लेफ्ट में बताया है कि एक नाभिक की एनर्जी 99, दूसरे की 68, गामा जो रेज मिलती है उसकी एनर्जी 12 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो बीटा 6 होता है उसकी 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो न्यूट्रॉन है उसकी एनर्जी 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और न्यूट्रिनो की 11। तो इस तरह इन सब की एनर्जी को जोड़ेंगे तो भी अपने को 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिलती है। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि यूरेनियम 235 का जब एक नाभिक विखंडित होता है तो लगभग अपने को 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का उत्पादन होता है, और ये ऊर्जा अपने को मिलती है। ये ऊर्जा बहुत ज़्यादा विशाल होती है, इसका अंदाज़ा शायद आपको नहीं होगा कि 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा कितनी होती है। तो इसका अंदाज़ा आपको पता लगाने के लिए मैंने एक छोटी सी यहाँ कैलकुलेशन यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि यूरेनियम 235 के एक मोल में 6.02 इंटू 10⁻26 अवोगाद्रो संख्या के बराबर परमाणु होते हैं। इसलिए 1 किलोग्राम यूरेनियम 235 में कितने प्राप्त ऊर्जा कितनी होगी, 1 किलोग्राम अगर यूरेनियम लेते हैं, एक परमाणु से 200, 1 किलोग्राम से इनको मल्टीप्लाई कर दिया,
और अपने को ये कैलकुलेशन करें तो अपने पास 8.19 इंटू 10⁻13 जूल इतनी ऊर्जा प्राप्त होती है। और इस 1 किलोग्राम 235 के विखंडन में ये जो जूल है, इतनी ऊर्जा, इस ऊर्जा का मान विस्फोटक क्षमता के रूप में लगभग 20,000 टन TNT ट्राइनाइट्रोटोल्यून के तुल्य होता है। 20,000 टन बहुत बड़ी राशि होती है छात्रों। और इस ऊर्जा से 2.27 10⁻7 किलोवाट पर ओवर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। तो इस तरह से अपन इसकी कैलकुलेशन करके इसकी विशाल एनर्जी का अनुमान लगा सकते हैं। इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मैंने यहाँ आपको डिफाइन किए हैं। जैसे पहला है कि 1 किलोग्राम यूरेनियम 235 के विखंडन पर कुल मुक्त ऊर्जा का परिकलन करें, जिसमें सारी वैल्यू दे रखी हैं। एक एग्जाम्पल मैंने करके बताया हुआ है आपको। तो ये एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 2 है, जो कि कई बार क्वेश्चंस में अपने यूनिवर्सिटीज़ में भी आए हुए हैं। ये एग्जाम्पल 3, 4, इन एग्जाम्पल्स को आप आराम से इसको समझ सकते हैं और अपन इसको कर सकते हैं। इसी प्रकार स्वतः विखंडन तथा विभव रोधिका क्या होती है। अपन ये देखते हैं कि जब नाभिकीय बंधन ऊर्जा का अपन ने ग्राफ देखा था, उस बंधन ऊर्जा में अपन ने देखा था कि बाहरी नाभिकों की जो बंधन ऊर्जा है लगभग 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। और इसके अर्धद्रव्यमान संख्या वाले नाभिकों की जो बंधन ऊर्जा है वो प्रति न्यूक्लियन 8.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। तो छात्रों, इसके अंदर अपन ये भी कह सकते हैं कि अतः यदि कोई बाहरी नाभिक अपने से आधे द्रव्यमान वाले संख्या वाले नाभिक में विखंडित हो जाए तो नाभिक की जो बंधन ऊर्जा है, अगर इसमें डिफरेंस निकालें 8.5 माइनस 7.6 तो 0.9 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति न्यूक्लियन की वृद्धि हो जाएगी। और उदाहरण स्वरूप यदि यूरेनियम 235 नाभिक अपने से आधे द्रव्यमान संख्या वाले नाभिकों में विखंडित होता है तो बंधन ऊर्जा का मान 0.9 को 235 से मल्टीप्लाई करें तो 214 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की वृद्धि हो जाएगी। A इज ग्रेटर देन 85 वाले नाभिकों के लिए इस प्रकार का विखंडनीय ऊर्जा उपलब्धता के अनुसार संभव है, परंतु नाभिक के स्वतः विखंडन की प्रक्रिया कूलाम विभव रोधिका के कारण अवरोधित रहती है। कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसे नाभिक जिनकी की द्रव्यमान संख्या का मान 85 से अधिक है वो स्वतः विखंडित हो सकते हैं, उनकी संभावना हो सकती है, लेकिन फिर भी नहीं होते। तो इसका कारण कूलाम विभव रोधिका का होना बताया जाता है। फ्लेरो-पित्जोख ने सन 1940 में सर्वप्रथम ये ज्ञात किया कि बाहरी नाभिकीय कण के बौछार किए बिना भी यूरेनियम तथा उससे बाहरी नाभिकों का स्वतः विखंडन संभव है। और इस विखंडन प्रक्रिया को स्वतः विखंडित कहते हैं। मतलब कोई भी नाभिक है, वो नाभिक बिना किसी न्यूट्रॉनों की बौछार के कुछ टाइम में अपने आप विखंडित हो जाता है। इसे ही अपन स्वतः विखंडन कहते हैं। और इसके अंतर्गत सम्मित स्वतः विखंडन की यहाँ शर्त निकाली जाती है। सम्मित का मतलब जब विखंडित होता है पदार्थ दो बराबर समान द्रव्यमान संख्या वाले नाभिकों में बदल जाता है। ऐसी अवस्था के लिए क्या शर्त आती है कि वो इस तरह की पोजीशन क्रिएट कर सके कोई नाभिक। तो उसके लिए अपन ने ये माना है कि अपने पास कोई नाभिक है, उसका द्रव्यमान संख्या कैपिटल A, परमाणु क्रमांक Z है, और वो विखंडित होता है और विखंडित होके समान रूप से दो बराबर नाभिक बनाता है जिनका परमाणु क्रमांक Z/2 और द्रव्यमान संख्या A/2 होता है। इस अवस्था में अगर अपन जो मुक्त हुई ऊर्जा या निर्मुक्त ऊर्जा का मान निकालें तो अपन समीकरण यहाँ 1 के द्वारा बता सकते हैं। EF = mZA मेन नाभिक, और टूटने के बाद जो दो नाभिक है उनको डबल करके लेस कर दिया। जो यहाँ mZ है ये और mZ/2 A/2 ये मैंने बता दिया है आपको क्या है। अब अपन ने सेमी इंपिरिकल मास फार्मूला पढ़ा था बच्चों, सामी अनुभाविक द्रव्यमान सूत्र। और उस द्रव्यमान सूत्र अगर आपको याद हो तो वो द्रव्यमान सूत्र समीकरण 2 के द्वारा दिया जाता है, जहाँ ये डिफरेंट कांस्टेंट आते हैं। AV आयतन से संबंधित, AS, AA, तो ये सारे द्रव्यमान ये इनके कांस्टेंट्स होते हैं। अगर यही द्रव्यमान सूत्र अपन विखंडित हो गए नाभिक के बाद, जो विखंडित होने के बाद जो अपने को नाभिक मिले हैं छात्रों, उसके लिए लिखें
तो समीकरण 3 के द्वारा अपन इसको बता सकते हैं। जहाँ पर ए वैल्यू है वहाँ a/2 लिखा जाएगा, जहाँ जेड वैल्यू है उसकी जगह z/2 लिखा जाएगा। तो m का मान जब इससे आ गया, और अगर इन दोनों m के मानों को समीकरण 2 समीकरण 3 को समीकरण 1 में काम मिल लें, तो EF का मान अपने को समीकरण 4 के द्वारा अपन बता सकते हैं। ये जो समीकरण 4 आई है अपने पास, इसके अंदर आप देख रहे हो एक तो AS आ रहा है कांस्टेंट के रूप में है, और एक आ रहा है अपने पास कैपिटल एक आ रहा है AC कूलाम से संबंधित है अपने पास। ये कांस्टेंट है कूलाम असममित ऊर्जा के बारे में। यहाँ जो ये वैल्यूज़ आई है, अब इसमें अपन ये कहें कि जहाँ बाहरी नाभिकों के लिए Z इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 लिया गया है, तो ये जो समीकरण 4 ये जो प्रतीत होता है, स्वतः विखंडन की प्रक्रिया में केवल पृष्ठ ऊर्जा तथा कूलाम ऊर्जा ही प्रभावित होती है, जैसा अपन ने देखा है। आयतन ऊर्जा और असममित ऊर्जा का यहाँ योगदान नगण्य के बराबर होता है। इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि स्वतः विखंडन अगर कोई नाभिक करेगा तो उसके लिए EF का मान इज़ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए या इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ही स्वतः विखंडित हो सकेगा, नहीं तो नहीं हो सकेगा। यह कंडीशन अगर इसमें लगा दें तो अपने को एक समीकरण 5 प्राप्त होती है, जिसमें Z² इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 15 मिलता है। इस समीकरण 5 से अपन ये कह सकते हैं कि ऐसे नाभिक जिनके लिए Z² का मान 15 या 15 से ज़्यादा हो, वो स्वतः विखंडन की प्रक्रिया अपना सकते हैं। उनको विखंडित करने के लिए बाहर से किसी न्यूट्रॉनों की बौछारों की आवश्यकता नहीं होगी। और यह एक एग्जाम्पल के रूप में बताया है कि अगर Z इज़ ग्रेटर देन 35 और A इज़ ग्रेटर देन 80 ले, मतलब 35 और 80 ले लेते हैं, तो Z² का मान 15.31 आता है, जो कि 15 से ज़्यादा है। तो ऐसे नाभिक जिनके लिए ये Z इज़ ग्रेटर देन 35 हो और A इज़ ग्रेटर देन 80 हो, तो अपन स्वतः विखंडन में काम में ले सकते हैं, वो बताएंगे। इसी तरह से यूरेनियम 235 के लिए देखें तो Z² की वैल्यू निकाली है मैंने यहाँ, जो 35.56 आती है, तो इसमें भी स्वतः विखंडन होना चाहिए। लेकिन ये इसका स्वतः विखंडन बहुत कम होता है, बहुत टाइम लग जाता है, लगभग 10⁻16 वर्ष। अगर इसके लिए EF का मान निकालें अपन, तो वैल्यूज़ रखें अपन, तो अपने पास 170 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आती है। और अगर ये डिफरेंट Z² और Z में ग्राफ खींचें, तो अपन ये देखते हैं कि जो सीमांत मान आता है लास्ट सीमा में, वो आता है 44। तो ये जो 44 मान आया है, इससे अपन क्या समझ सकते हैं? तो यहाँ ये जो शर्त है, ये शर्त यूरेनियम 235 में एक्चुअली के अंदर पूरी तरह लागू नहीं होती, इसलिए मैंने कहा यह फेल हो रही है। ये कैसे कि Z² का मान आ तो रहा है 35.6 और Z² इज़ ग्रेटर देन, मतलब इक्वल टू और ग्रेटर देन 15 की शर्त को पूरा कर रहा है 15 को, लेकिन फिर भी इसके स्वतः विखंडन में 10⁻16 वर्ष लग जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा लंबा टाइम है। इसलिए इसके अति प्रकृति में पाए जाने वाले सभी नाभिकों के लिए विखंडन प्राचाल Z² तथा A के बीच खींचे गए वक्र से ये विदित होता है, यह पता पड़ता है कि स्वतः सम्मित विखंडन की सीमा Z² 15 से अपेक्षाकृत काफ़ी अधिक होनी चाहिए, जो कि सीमांत मान अपन देख रहे हैं कि 44 आ रहा है। लेकिन ये स्वतः विखंडन क्यों नहीं हो पा रहा इस यूरेनियम 238 का? तो इसके लिए विभव रोधिका का यहाँ अपन वर्णन करेंगे थोड़ा। विभव रोधिका का वर्णन करने के लिए छात्रों, सतह विखंडन को अवरोध करने वाली ये विभव रोधिका को नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया की व्युत्क्रमता से समझ सकते हैं अपन। माना कि दो सम्मित उत्पाद नाभिक हैं, जिनका कि द्रव्यमान संख्या E/2 तथा परमाणु संख्या Z/2 है, दूर से एक दूसरे के निकट आते हैं और अंत में मिलकर एक नए सम्मित गोलीय आकार के नाभिक का निर्माण करते हैं। ऐसे करने पर कूलाम के नियमानुसार दोनों के मध्य जो प्रतिकर्षण स्थित ऊर्जा होती है, उसका मान अपन EC के द्वारा बता सकते हैं। और इस EC का मान अगर अपन निकालें तो अलग अलग केस में, जैसे जब दोनों स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, मतलब जस्ट टच वाली स्थिति होती है, उस अवस्था के अंदर अगर EC का मान बताएं अपन तो और वैल्यूज़ रख दें अपन, तो समीकरण 7 अपने को प्राप्त हो रही है। यहाँ पे हर स्टेप अपन समझ सकते हैं, सारी दे रखी है अपन ने। और यूरेनियम 238 का मान निकालें तो ये मान 210 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आता है। तो सहस्पर्श की स्थिति में स्थित ऊर्जा EC जो है विभव प्राचीर की ऊंचाई कहलाती है।
अतः इस ऊर्जा ईसी से अधिक मान होने पर ही स्वतः विखंडन संभवित होनी चाहिए। विखंडन प्रक्रिया में स्वतः विखंडन का अब जो प्रतिबिंब होना चाहिए वो Z² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15 नहीं, अब जो होगा वो होगा EF माइनस EC इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब इससे ज़्यादा ऊर्जा हो तभी वो विखंडित होगा, नहीं तो नहीं होगा। 210 से ज़्यादा, ये तो यूरेनियम 238 के लिए है। तो इन जनरल फार्मूले के लिए अपन देखें EF माइनस EC इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से क्या आता है। तो यहाँ EF और EC की वैल्यूज़ रख दी गई है और इस वैल्यूज़ रख के अपन ने इनको सॉल्व किया है और सॉल्व करके अपन ने देखा है लास्ट में कि अपने पास जो इक्वेशन आ रही है वो Z² की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है ग्रेटर देन इक्वल टू 53। अभी तक जो 15 मान रहे थे अपन, तो अगर Z² का मान 53 या इससे ज़्यादा है तो उस अवस्था के अंदर वो नाभिक स्वतः विखंडन की प्रक्रिया को अपना सकता है। और अपन ने ग्राफ से भी देखा है कि मान 44 सीमांत मान है, उससे ज़्यादा जाएगा तो स्वतः विखंडन की प्रक्रिया संभव हो सकती है। और ऐसा क्यों होता है इसको अपन क्वांटम यांत्रिकी में समझ सकते हैं। क्वांटम यांत्रिका का टनल इफेक्ट है, जब आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे अपन तो उस केस में इसको समझ सकते हैं अपन। तो इस तरह से अपन ने ये देखा है कि स्वतः विखंडन में जो अड़चने पैदा करता है विभव प्राचीर, और उसको कैलकुलेट करके अपन ने एक नई कंडीशन निकाली कि स्वतः विखंडन होने के लिए Z² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 53 होगा तो छात्रों अपने को स्वतः विखंडन मिलेगा। यहाँ मैंने एक छोटा एक एग्जाम्पल भी आपको यहाँ समझाने की कोशिश की है। और ये साथ के साथ जो मैं एग्जाम्पल छात्रों बता रहा हूँ आपको ये ध्यान में रखना है कि थ्योरी जितनी ज़रूरी है उतने ही फिजिक्स वाले बच्चों के लिए न्यूमेरिकल्स भी ज़रूरी है, क्योंकि पेपर में 60-40 का थ्योरी और न्यूमेरिकल्स की ज़रूरत पड़ती है। जितने अच्छे आप न्यूमेरिकल्स करोगे उतने ही अच्छे आपके फिजिक्स में नंबर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम पे आपको दूसरे वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक्स के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। धन्यवाद।